तो ये हमारा इंटरव्यू अर्थ स्टोर पे हो रहा है, हम सिद्धबाड़ी में हैं। ये स्टोर हमने 13 साल पहले शुरू किया था, क्योंकि हम बहुत मानते हैं कि फूड एक बहुत पावरफुल एनर्जी है और बहुत सहायक है वो हमारे फिजिकल बीइंग के लिए। तो हम चाहते थे कि हम अच्छा खाएं और हम लोगों को भी अवेयर करें कि अच्छा खाने में ही आपकी हेल्दी बॉडी रहेगी। तो आप सुबह उठ के जब गर्म पानी पीते हैं तो उसको एक आसन होता है, उसमें बैठ के पीना शुरू करिए, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। उसका नाम है मलासन। आप गूगल करिए मलासन कैसे बैठा जाता है। मलासन मतलब जो हमारी पुरानी हम जैसे स्क्वाटिंग में बैठते थे, हमारी जो टॉयलेट सीट्स होती थी, इंडियन स्टाइल टॉयलेट सीट्स होती थी, जैसे हम उस पे बैठते थे, आजकल सब वेस्टर्न हो गया है, वो पोजीशन में बैठना है आपको। पानी का ग्लास हाथ में रखना है और उसको सिप सिप करके पीना है। 5 मिनट 10 मिनट लगाइए उस तरह से बैठ के पानी पीने के लिए। 2 ग्लास 3 ग्लास सुबह ही पी लीजिए और उसके बाद आप अपने टॉयलेट जाइए, क्लीन करिए अपने स्टमक को। आप रेगुलर प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि आप क्या होगा, आप जरूर पूछिएगा दर्शकों। तो आप क्या करिए, छोटे टारगेट्स बनाइए अपने लिए। आप बोलिए कि मैं 3 दिन योग करूंगा, हफ्ते में 7 दिन है, मैं 3 दिन योग करूंगा, मैं 3 दिन वॉक करूंगा, 1 दिन छुट्टी मनाऊंगा। ऐसे आप करिए, माइंड बहुत खुश हो जाएगा आपका। बोलेगा ये तो डुएबल है, ये तो कर सकते हैं भाई, तो ठीक है करिए। आप शुरू करिए आधा घंटे से। आप 3 दिन बांध लीजिए, मतलब लिखिए कि कौन कौन से दिन आप योग करेंगे। मतलब आप माइंड को क्लैरिटी जनरलिंग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोच लेते हैं अच्छा 3 दिन, लेकिन वो दिन नहीं लिखते। वो भी नहीं, आप दिन लिखिए। मैं मंडे, वेंसडे और सैटरडे में भी, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ये 3 दिन मैं योग करूंगा, बाकी 3 दिन ये मैं वॉक करूंगा और मैं 1 दिन छुट्टी मनाऊंगा। आप लिख लीजिए, उसको कहीं लगा दीजिए अपने सामने। आप उठिए, वो आंखों के सामने होना चाहिए आपका चार्ट पेपर। उठिए, आधा घंटा योग करिए, उसके बाद आप दिनचर्या अपनी शुरू करिए, टिक मार्क दीजिए। अगले दिन आप वॉक करिए। कुछ जल्दी 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 कुछ सोच रहा है, कोई इवेंट की वजह से ही स्ट्रेस आता है ना। आप माइंड में है, एक इवेंट हुआ आपकी जिंदगी में, एक कुछ हुआ, वो आप इवेंट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, एक थॉट आई, अब आपने और सोचा उसके बारे में, और सोचा उसके बारे में, तो वो एंजाइटी क्रिएट करेगी थोड़ी सी। फिर आप बहुत ज्यादा सोचने लग गए उसके बारे में, तो मतलब आपका शरीर अलग और आपका मन अलग होगा। ताली क्या करेगा, प्रेजेंट में रहेगा। तो आपने प्रेजेंट में आना है। ब्रेथ क्या करता है, आपको इधर ले आता है, प्रेजेंट में ले आता है। इसका अकेलेपन में एक चीज एनर्जीज की बात हो रही थी, तो मेरे को याद आया कि हाथ मिलाना या गले मिलना, वो एनर्जीज का कितना सा फ्लो रहता है? बिल्कुल है, वो ऐसा है। देखिए, हमारे भारतीय परंपरा में नमस्ते को बहुत किया हुआ है। नमस्ते का बहुत तरह का मीनिंग है। पहला तो ये है कि मैं अंदर के भगवान से को, अपने अंदर के भगवान को तो नमन कर ही रहा हूँ, और दिल से तुम्हें भी, तुम्हारे अंदर के जो भगवान है उसको भी नमन कर रहा हूँ। तो वो वहां से आया नमस्ते का हमारा ट्रेडिशन। और योगिक ट्रेडिशन में बोला जाता है कि आप सन और मून को साथ में जोड़ रहे हैं और सेंटर में लेकर आ रहे हैं, और आप बैलेंस। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज धर्मशाला में शिवानी जी के पास आया हूँ, जो कि बहुत से अलग अलग कार्य कर रहे हैं। मैं तो मिला तो सिर्फ योगा के लिए था, लेकिन अभी पता लगा कि योगा में बहुत कुछ है। शिवानी जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत। मैम, थोड़ा सा बताएं कि योगा, जो कि ना सिर्फ हम एक्सरसाइज समझते हैं जी, अध्यात्म भी है जी, तो अध्यात्म को कैसे समझे हम? क्योंकि युवा को वो चीज समझ नहीं आती है। हम तो सिर्फ एक्सरसाइज समझते हैं, या फिर जिम जाना उसको थोड़ा सा योगा समझते हैं, या प्रैक्टिस कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया कि आसन होंगे वो योगा है जी। लेकिन भारत का जो योगा था जी, वो कुछ और था जी। तो वो थोड़ा सा बताएं कि। जी हाँ, मेरे को ये देखकर लोगों को थोड़ा सा सैड भी होती हूँ मैं, जब वो आसन तक ही सीमित रखते हैं। योग सिर्फ फिजिकल मूवमेंट ऑफ बॉडी नहीं है, सो टू से, बहुत डीप है। योग में यम भी आता है, विच मीन्स राइचियसनेस टू द सोसाइटी। नियम भी आता है, खुद के डिसिप्लिन से हम कोई भी चीज़ करें, दिन की शुरुआत करें। फिर आसन और प्राणायाम तो आते ही हैं। फिर उसके बाद 4 और पाथ हैं योग के, समाधि तक जाता है योग। तो आसन तो सिर्फ एक पार्ट है 8 अंगों में से योग के। तो हम सिर्फ आसन को, योग को आसन ना समझें, उसको होलिस्टिकली देखें।
तो मैं मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसा टीचर या ऐसा गुरु ढूंढें जो योग को सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म की बियॉन्ड देखे और आपको भी दिखा सके वो कि योग की हेल्प से आप कैसे अपने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वेलबींग को भी अचीव कर सकते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि 1 हफ्ते का कोर्स करें और योगा टीचर बन जाए। जी जी जी, हाँ। तो अब इसके बारे में आप एक कैसे पूछ रहे हैं, तो योग तो पूरी एक साधना है अपने आप में। तो योगा टीचर्स लोग बन जाते हैं, हाँ, लेकिन अब मैं उसके ऊपर तो कुछ कमेंट नहीं करना चाहती। बट जो एक्चुअली योग में इंटरेस्टेड हैं वो योग को आपके माध्यम के थ्रू मैं उन तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि योग ठीक है, आप कर लीजिए टीचर्स ट्रेनिंग अगर आप योगा टीचर बनना चाहते हैं 1 महीने का, विच इज़ फाइन, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी है। लेकिन आप उसको फिर अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करिए पहले कुछ साल तो एटलीस्ट। मैं वही बात करने लगा हूँ कि यम नियम जो आप तो वो कैसे क्या है? तो बेसिकली नियम का मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, रोज मैट पे उठना होगा, मैट पे जाना होगा, एक पूरा प्रोसेस करना होगा, डिसिप्लिन को अपने पूरी दिनचर्या में उतारना होगा। वो एक पहला नियम है। दूसरा नियम है एक्चुअली, पहला है यम। यम मतलब आप अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, सोसाइटी के लिए गुड करें, वो भी आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। फिर आसन और प्राणायाम तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद प्रत्याहार मतलब आपको अपने सेंसेस, बेसिकली माइंड को ट्रेनिंग देनी होगी छोटी छोटी चीज़ों को करके। वो बहुत डीपर सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ, आप इन चारों अंगों से स्टार्ट कर सकते हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। फिर उसके बाद आगे के 8 अंग जो हैं वो धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी में अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है यम और नियम के साथ शुरुआत करने की और फिर उसके बाद आसन और प्राणायाम में जाने की। जैसे हम अपने एक्सरसाइज की बात की, तो योग और क्या है? जैसे आपने हम बात कर रहे थे, या इमोशंस की बात कर रहे थे, या फिर मेंटली बात कर रहे थे, तो देखिए पहले तो हम फिजिकल की बात करते हैं। एक्सरसाइज जब आप करते हैं कोई भी फॉर्म का, एक्सरसाइज मस्कुलर लेवल पे काम करता है, आपके मसल्स को हेल्दी रखता है, मसल्स बढ़ाता है, आप जिम जाते हैं तो। योग बहुत डीप है उससे। योग में आप इंटरनल ऑर्गन्स को छू सकते हैं, क्योंकि आप योग के ऐसे कुछ आसन करके अपने इंटरनल जो लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियास, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको आप स्टिमुलेट कर सकते हैं योग के द्वारा। तो ये सिर्फ मस्कुलर लेवल पे सीमित नहीं है, ये बहुत डीप साइंस है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप जो ब्रीदिंग करते हैं योग के द्वारा, प्राणायाम जिसको बोला जाता है, या आप जब आसन में आप ब्रीद करते हैं, ऑक्सीजन का जो इनटेक होता है, ऑक्सीजन इनटेक से पूरे के पूरे ब्लड में जो टॉक्सिन्स है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू निकलते हैं, वो आप जिम या एक्सरसाइज के थ्रू नहीं कर सकते, वो आपको सिर्फ योग ही सिखाता है। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, लंग कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, और ब्रेथ तो हमारे पास इतना इम्पॉर्टेंट टूल है। आप ब्रीदिंग अगर सीख गए डीप करनी, तो आपकी मेंटल जो एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल्स हैं वो काफी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। ये लोगों को नहीं पता कि मैम वो जो एक बात है कि कछुआ का 200 साल तक जीना, वो उसका ब्रीथिंग पैटर्न, ये तो कहा जाता है। एक योग में बहुत संस्कृत में तो मैं नहीं जानती कैसे बोलते हैं, बट इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। वन हु ब्रीथ्स हाफ लिव्स हाफ, एंड वन हु ब्रीथ्स फुली स्टेज हेल्दी एंड हैप्पी। ये योग सूत्र में एक संस्कृत की वाणी है जिसको मैंने अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो योग मानता है कि आप अपनी सांसें लिखवा कर आते हैं। जितनी जल्दी आप सांस लेंगे उतना ही आपका लाइफ स्पैन होगा, और जितना डीप आप सांस ले पाएंगे उतने ही आप लंबे जिएंगे। तो पूरी साइंस है, और ये तो है ही। और आप जब डीप ब्रीदिंग और स्लो ब्रीदिंग करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी मेंटल स्पेस, मेंटल क्लैरिटी, फिजिकल बीइंग, सब पे इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आप मतलब उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो मैं मतलब कैसे बताऊं, आप प्रैक्टिस करिए तो ही आपको समझ आएगा। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो प्रैक्टिस मैंने भी देखा हुआ है, फिर क्योंकि गुस्से में क्या होता है कि हमारी सांस बढ़ जाती है। अगर हम सांस पे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि शांत रहेंगे उतना ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम गुस्से में होते हैं तो एक हमारा नर्वस सिस्टम का नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो स्ट्रेस और एंजाइटी, या फिर वो बेसिकली हमारे हार्मोन्स उस तरह के सिक्रीट करता है कि हमें भागना है। वो फियर और को इंड्यूस करता है, हमें भागने को इंड्यूस करता है। तो बेसिकली बहुत हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, सांस तेज चलने लग जाती है जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं। सांस छोटी हो जाती है या इरेटिक हो जाती है। लेकिन उसी टाइम अगर हमें पता है कि सांस को हमें सिर्फ बैठ के
2-3 बार सांस लंबी और छोटी करनी है, इनहेल और एक्सहेल डीप करना है, तो आप इमीडिएटली पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्विच ओवर कर देते हैं। तो वो क्या है, वो आपको इंड्यूस करेगा सॉफ्टनेस, वो इंड्यूस करेगा शांत बिहेवियर आपका। तो एक इमीडिएट शिफ्ट आप कर सकते हैं अगर आपका सांस के ऊपर पकड़ है आपकी। तो मैम नोस्ट्रल का सिस्टम होता है कुछ, अगर जी जी अगर राइट लेते हैं कुछ, जी जी जी, स्वर योग पूरा एक योग है अपने आप में, सांस का योग है। लेफ्ट ब्रेन के लिए, राइट ब्रेन कुछ ऐसा भी होता है एक्टिव करने के लिए? आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है वो राइट ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है अंदर से, इंटरनल सिस्टम जो है, और राइट आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से। और एक और मजेदार बात है प्राणायाम में या फिर ब्रीदिंग में कि लेफ्ट साइड मून साइड कहा जाता है। आपने सुना होगा हठ योग। हठ योग लोगों को लगता है कि हठ मतलब जिद, पर ऐसा नहीं है। वो आता है संस्कृत शब्द ह और ठ या हम या ठम से। हम का मतलब है सन और ठम का मतलब है, ठ का मतलब है मून। तो हठ का मतलब है सन और मून की जो एनर्जीज है उसको बैलेंस में लाना। तो हठ योग हमें ये सिखाता है कि आप कैसे बैलेंस में आ सकते हैं थ्रू बैलेंसिंग दी सन एंड द मून। तो हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल है वो सन को डिपिक्ट करती है और लेफ्ट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल इज द मून साइड। तो हमारी जब हमारी दोनों नॉस्ट्रिल एट द सेम टाइम बैलेंस में नहीं चलती है। अगर आप कभी बैठ के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक दिन में 3-4 बार आप नोटिस करिए, कभी आपकी राइट ज्यादा डीप होगी और कभी आपकी लेफ्ट ज्यादा डीप होगी। तो स्विच ओवर होता रहता है दोनों नॉस्ट्रिल्स का। तो ये मतलब ये तो बहुत साइंस है, अब मैं इसके बारे में इतने छोटे से पॉडकास्ट में कैसे बताऊं। बट हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चंस, दोनों नॉस्ट्रिल डिफरेंट टाइम जोन्स के हिसाब से हर मनुष्य के डिफरेंट चलती हैं। और जब हमारी राइट नॉस्ट्रिल चल रही होती है तो हमें उन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करना चाहिए जो ज़्यादा पैशनेट एक्टिविटीज़ हैं, जो ज़्यादा एनर्जी मांगती हैं। जहाँ हम खाना खाते हैं, जब हमारी जठराग्नि हमें ज़्यादा ज्वलित करनी होती है, तो अगर राइट नॉस्ट्रिल चल रही हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा सपोर्ट करेगा फूड डाइजेस्ट करने में। वैसे ही जब हमें सोना है या मेडिटेशन करनी है या आराम करना है तो लेफ्ट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल अगर चले, या मेडिटेशन में जाना है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल सपोर्ट करती है उन एक्टिविटीज़ में जाने के लिए। तो रात को सोने से पहले अगर हम एक्टिवेट कर लें, बहुत लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स हैं आजकल, तो अगर आप रात को सोने से पहले 5 मिनट राइट बंद कर लीजिए अपने और लेफ्ट से इनहेल और एक्सहेल करिए 5 मिनट तक, और उसके बाद आप सो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नींद में कितना पॉजिटिव डीप स्लीप का प्रोसेस है, उसमें जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। और आई थिंक हम में से काफी लोग जाते ही हैं जिनकी बहुत साउंड स्लीप है रात की। तो 90 मिनट्स का साइकिल होता है स्लीप का, हम उस 90 मिनट में जाते हैं डीप स्लीप में हर कोई। लेकिन आजकल स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो उसके लिए हम योग में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे प्राणायाम्स हैं जिनको हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप सोने से पहले ये कर सकते हैं, तो आप आराम से डीप स्लीप में जा सकते हैं। मैम एक चीज़ और कि जैसे अभी मैं यूथ की बात कर रहा हूँ जी, तो यूथ में के लिए योगा कुछ और है और जो एज है ओल्ड है उनके लिए कुछ और है, या फिर रूरल इंडिया के लिए कुछ और है, या कॉर्पोरेट के लिए कुछ और है, या विलेज लाइफ के लिए कुछ और है, और सिटी के लिए कुछ और है? तो थोड़ा सा कैसे मैनेज कर सकते हैं उस चीज को? या जी, मेरे हिसाब से योगा एक ही है, योग एक ही है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। मुझे लगता है एज बड़ी ये सिर्फ माइंड का खेल है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ तो मैं योग नहीं कर सकता। मेरे पास भी बहुत 50-60 इयर्स के लोग आते हैं और मुझे बोलते हैं कि कैसे करें हम योग, हम तुम्हारी तो उम्र हो गई है। पर मैं उनको बोलती हूँ पहले तो आप ये धारणा बदलिए कि आप इतने ओल्ड हो चुके हैं, क्योंकि जब आपने मान लिया तो आप हो ही गए। तो पहले तो आप इस माइंडसेट को चेंज करिए, और योग हर एज में हो सकता है। ये जरूर है किसी ने अगर योग आज तक किया नहीं हो प्रैक्टिस, तो हम बहुत स्लो बोलते हैं उनको उस प्रोसेस में जाने के लिए। लेकिन अगर आप शुरू से बचपन से योग करते आए हैं तो आप अगर 60 साल के भी होंगे तो भी आप बहुत अच्छे से योग कर सकते हैं किसी भी फॉर्म का। तो इट डिपेंड्स आप किस एज में योग शुरू कर रहे हैं। तो आजकल तो मैं यंग लोगों को भी देखती हूँ, कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ, जब मैं निफ्ट में जाके तो मैं उनके शरीर देखती हूँ तो मुझे ना बहुत दुख होता है देखकर कि अभी तुम 19 साल के हो और तुमने क्या कर लिया अपने शरीर को। तो कोई बात नहीं, जहाँ आप हैं वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। हमेशा धीरे से जाना चाहिए योग में, वो एक्शंस करने चाहिए या वो आसन चूज करने चाहिए जो पहले स्पाइन को हेल्दी बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, मसल्स को स्ट्रेंथ दें, और फिर धीरे 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 आप और ज़्यादा एडवांस्ड योग आसन्स में जा सकते हैं। तो पहले दिन शीर्षासन ना करें ये मेरा रिकमेंडेशन है।
पहले दिन आप स्लो योग वॉक से कर सकते हैं स्टार्ट, या फिर वॉक, हाँ वॉक से तो कर ही सकते हैं। वॉक तो हर एक को करनी चाहिए, बट वॉक और योग में बहुत अंतर है जी। क्योंकि वॉक सिर्फ आपके लेग्स के मसल्स को एड्रेस करता है, योग पूरी शरीर को और स्पेशली स्पाइन को एड्रेस करता है। तो और स्पाइन ही हमारे मतलब योग कहता है कि डिजीज हमारी बॉडी में तब आता है जब हमारी स्पाइन हेल्दी नहीं है। तो जितने भी आसन हमारे योग में हैं वो सारे के सारे स्पाइन को हेल्दी बनाने के लिए ही हैं। आप किसी भी आसन को उठा लीजिए, वो आप जो भी करेंगे ना वो स्पाइन को हिलाएगा वो आसन। तो स्पाइन आपकी हेल्दी है तो बहुत आप हेल्दी हैं, तो इसीलिए योग आप शुरू करिए। स्पाइन के जितने भी हल्के फुल्के आसन हैं वो उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। और वो एक्सरसाइज की बात होगी मैम, अब मेंटल लेवल या इमोशनल लेवल पे योग किस तरह से मदद करता है? देखिए योग आप आसन से अब अगर शुरुआत कर रहे हैं तो वो फिजिकल फॉर्म है, ठीक है। अब आप फिजिकल फॉर्म में करते करते, क्योंकि आप ब्रेथ का यूज कर रहे हैं, अगर आपका कोई अच्छा योग टीचर आपको मिलता है तो वो आपको हमेशा ऐसा नहीं करेगा कि वो एक आसन में लेकर जाएगा इमीडिएटली दूसरे में ले जाएगा, तीसरे में ले जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। वो कहेगा एक आसन में आप जाइए और रहिए उस आसन में, एटलीस्ट 3 सांस लीजिए उसमें। तो जब वो ये बोल रहा है कि आप सांस लीजिए, तो बेसिकली आपको वो ये बोल रहा है कि आपका माइंड जो है वो सांस के साथ अटैच हो गया। तो माइंड को भी आपने इन्वॉल्व कर लिया, तो आपका माइंड कहीं और नहीं भटक रहा, आपके साथ है, प्रेजेंट में ले आया वो। और आप सांस को गहरा कर रहे हैं हर वक्त, आप आसन में हैं और सांस को देख रहे हैं अपनी, तो सांस ऑटोमेटिकली गहराई में जा रही है क्योंकि आपका माइंड कहीं और नहीं है ना, फोकस कॉन्सेंट्रेट हो गई आपके शरीर में। तो देखिए फिजिकल ने आपको प्राणा पे ले गया जो कि ब्रेथ है, फिर आपका माइंड भी अटैच हो गया तो मनो में भी आ गया, है ना। तो फिर आप तीनों जब अटैच हो जाते हैं और ज्ञान आपको मिल रहा है टीचर की वॉइस से, तो आपने ज्ञान भी अर्जित कर लिया। तो 3-4 तो कोश हो गए आपके, है ना, जिंदगी के। उसके बाद आप आनंद में तो हो ही जाएंगे। तो फिजिकल सिर्फ फर्स्ट लेवल है, बट फिजिकल योग आपको प्राणा और मेंटल और फिर इमोशनल और फिर स्पिरिचुअल तक ले ही जाता है। इमोशनल में कैसा मैम? अगर जैसे खुशी, जी इमोशनल मतलब आप इमोशन क्या होते हैं, जैसे हंसी, खुशी, गम, ये सारे इमोशंस होते हैं ना हमारे, या फियर भी एक तरह का इमोशन ही है। तो हमें ना अभी प्रॉब्लम क्या है, इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है, इमोशंस हर इंसान, हम हैं इंसान, हम इमोशनल बीइंग ही हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता, ठीक है जी। बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, है ना। तो कहीं बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि हमें इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता। मैनेज कैसे करना आएगा? हम मैनेज करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। एक तो ब्रेथ ही है जी। ब्रीदिंग इतनी पावरफुल टेक्निक दी हुई है कि आप अगर इमोशनल रेडार में ऊपर या नीचे चले गए, आप 2 मिनट बैठ के सांस ले लेंगे, आप बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो इमोशन इस तरह से आप योग के थ्रू इमोशन के जो स्विंग्स हैं उसको आप बैलेंस कर सकते हैं जी। उसका बाद स्पिरिचुअल में कैसे, हम लास्ट जो पार्ट बता रहे हैं स्पिरिचुअल, एक्चुअली हम बात नहीं कर सकते स्पिरिचुअल, वो तो आई थिंक आउटकम है। जब आप आनंदा इज एन आउटकम, यू कांट, आप परस्यूट नहीं कर सकते हो, यू कैन थिंक, हाँ आप मतलब सोच सकते हो कि हाँ मुझे आनंद, वो अल्टीमेट पर्पस है जिंदगी का कि हाँ मुझे स्पिरिचुअल होना है या मुझे समाधि में जाना है, वो तभी लास्ट अंग है। तो आप समाधि को पहले दिन ना सोचें, आप ये सोचें, हाँ जहन में रखिए उसको कि वो मेरा पर्पस है वहां जाना। लेकिन योग एक टूल है, आसन एक टूल है, प्राणायाम एक टूल है वहां तक लेकर जाने के लिए। जैसे आप कोर्सेज करवाते हैं तो उसमें कैसे कैसे बच्चों के मतलब आपके पास आते हैं, या फिर कैसे सवाल होते हैं उनके, या क्या वो चाहते हैं आपसे कि मैम ऐसा कुछ हो जाए? जी, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं। बच्चों को तो 2-3 ही प्रॉब्लम्स हैं। एक तो रिलेशनशिप कैसे मैनेज करें, हार्ट ब्रेक हो गया है तो बहुत दुखी हैं, तो उससे कैसे निकलें। एक तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है। बेसिकली इमोशन को कैसे हैंडल करें, और बहुत ज्यादा कंपटीशन है आजकल, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उसकी वजह से, तो कैसे कोप अप करें उस चीज को। तो ये 2 मेजर क्वेश्चन। तो रिलेशनशिप के लिए आपके पास क्या देखिए, वही मैंने आपको जो बोला कि हमारी प्रॉब्लम रिलेशनशिप नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप से अगर कोई सेटबैक मिलता है तो उसको हैंडल कैसे करें। तो उसके वही टेक्निक है, आप योग करिए, आप प्राणायाम करिए, आप जिंदगी का हायर पर्पस ढूंढिए कि आप किस लिए आए थे, आप सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं आए थे।
और भी बहुत कुछ है ज़िंदगी में। तो अगर आप थोड़ा अपने दिमाग को विस्तार से देखेंगे तो आप समझ कनेक्ट कैसे हो पाए किसी से, अगर वो चीज़ है, अगर मैं जनरल पूछूं आपसे? कनेक्ट रिलेशनशिप में होता है कि हम थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं या फिर हम कनेक्टिंग नहीं हो पाते किसी से, लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। हाँ, ये तो एक सोशल मीडिया का गिफ्ट है ये हमें। कनेक्शन हम लोग आजकल जरा भूल गए हैं, पर्सनल कनेक्शन, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ लाइक आ गया सोशल मीडिया पे तो वही बस कनेक्शन है। फिजिकल कनेक्शन थोड़ा सा फेड आउट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो अवेयर हैं थोड़ा बहुत भी, आपको कम्युनिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं योग पढ़ाती हूँ जब निफ्ट में, तो वो 40 बच्चे आते हैं अगर, तो मैं उन लोगों से यही बोलती हूँ कि ठीक है आपने सीख लिया योग, बट अब आप आगे क्या करोगे? तो ट्राई एंड क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ चिल्ड्रन, कम्युनिटी ऑफ पीपल, क्योंकि अभी क्या है सब अलग अलग काम कर रहे हैं, जुड़े नहीं हुए, तो आप जोड़िए। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये आप सही कह रहे हैं कि आजकल हम सब अलग अलग भागों में बट गए हैं। हम लोगों ने फिजिकल कनेक्ट दोस्तों से बहुत कम कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया के डेज हैं आजकल, जो कि बहुत पेनफुल है। और इसी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं सोसाइटी में। तो डायरेक्ट लिंक्ड है ये। तो इससे निकलने का बस एक ही उपाय है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी कम्युनिटी, अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। अगर हम अकेले हैं तो हमें ऐसा एक ग्रुप या एक सेफ स्पेस क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पर हम आकर बात कर सकें किसी और से कि हाँ मैं अकेला फील कर रहा हूँ या मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स का भी ये कर्तव्य है कि वो इस तरह की स्पेसेस प्रोवाइड करें। मतलब बच्चों को तो शायद नहीं पता होगा कि हमने कहाँ जाना है, तो अब बच्चे क्या करें? तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे लगता है इंस्टीट्यूट की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अब निफ्ट ने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने योग को एज एन इलेक्टिव डाला, तो वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि एटलीस्ट बच्चों को पता है कि ये कोर्स करके मैं अपनी एंजाइटी से कैसे निकल सकता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें इंस्टीट्यूट लेवल पे इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस को और योग और मेडिटेशन और इस तरह के लोगों को लाना चाहिए अपने इंस्टीट्यूशन में, और बच्चों को बोलना चाहिए कि आप कनेक्ट करिए इनके साथ। इस तरह के प्रोग्राम्स रन करने चाहिए उनको, ताकि बच्चों को पता तो हो कि सॉल्यूशन क्या है मेरी स्ट्रेस और एंजाइटी। एक चीज और होती है कि हम फैमिली के रिलेशन भी ठीक नहीं है, बच्चे और पेरेंट्स के, वो वाला, क्योंकि बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर पाते और माँ बाप भी बच्चों से उस तरह से बात नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ कैसे थोड़ा सा हो सकता है? देखिए, मैं तो इसमें ब्लेम करती हूँ हमारी पूरी सोसाइटी को, क्योंकि हम बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज़ में चले गए हैं और हम सबको अपनी अपनी स्पेस प्यारी ज़्यादा हो गई है। और कम्युनिटी स्पेसेस हमने, जिस तरह से हम पहले रहते थे, सारी फैमिली इकट्ठी रहती थी, सारे बच्चे इकट्ठे बड़े होते थे, आस पड़ोस वाले हमारे भैया भाभी, ताया और चाची होते थे। अब तो बहुत न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे ऐसा लगता है। और हमें अगर वापस जाना है, अपने बच्चों को ठीक रखना है, तो मुझे लगता है हमें कम्युनिटी स्पेसेस में आना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी से अगर आपका बच्चा होने वाला है या आपका छोटा बच्चा है, तो अभी से आप वैल्यू सिस्टम उसमें डालना शुरू करिए, इन्वेस्ट करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा मिलिए, बच्चों को मिलवाइए, उसका एक इकोसिस्टम क्रिएट करिए, पॉजिटिव इकोसिस्टम, ताकि वो कल को बड़ा हो, अकेला कहीं ट्रैवल कर रहा हो, तो उसको पता तो हो कि वो पॉजिटिव एक वाइब लेकर गया अपने घर से। तो वो बहुत हेल्प करती है। लोगों को नहीं पता ये, मतलब लोग भूलते जा रहे हैं। मतलब लोगों को लगता है कि घर में दिया या मंत्र चैंटिंग हो रही है तो वो आजकल प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं है, मतलब हम तो बहुत ओपन माइंडेड है, हम क्यों करेंगे। बट आपको नहीं पता कि अंदर वो मंत्र चैंटिंग क्या कर रहा है, एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है बच्चों के मन में सटल लेवल पे। तो ये छोटी छोटी भारतीय हमारी इतनी सुंदर परंपराएं थी, मुझे लगता है हमें वापस लानी पड़ेगी। उसके अलावा कोई और इसका सॉल्यूशन ही नहीं है सॉल्यूशन। सेकंड सवाल ये था कि मैम कि जैसे अभी स्ट्रेस की बात करें, एंजाइटी की बात करूं, तो वो चीज़ से कैसे निकला जा सकता है? क्योंकि आज हर दूसरे बंदे को, या फिर ना सिर्फ कॉलेज के बल्कि हर किसी को ये चीज़ है जी। देखिए, इसका स्पष्ट मैंने जो 2-3 बातें की, एक तो ऑफ कोर्स जब फैमिली में ही आपको शुरू करना पड़ेगा। इस तरह से आपको ओपनली अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी, आपको दोस्त बनना पड़ेगा बच्चों के। माँ बाप के अलावा एक और रोल अदा करना होगा, वो है दोस्ती का।
तो ओपननेस दिखानी होगी अगर आप घर की बात कर रहे हैं। सोसाइटी या फिर आई थिंक इंस्टीट्यूट लेवल पे यही जो मैंने आपको बोला कि इंस्टीट्यूशंस को अपने इन्वेस्ट करना होगा एक इस तरह का मेडिटेटिव एनवायरनमेंट। कंपटीशन तो आप दे रहे हैं बट कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करिए कि आप बाहर से किसी को टीचर को बुलाइए, इस तरह के प्रोग्राम्स रन करिए ताकि आकर बच्चे वो प्रोग्राम्स अटेंड कर सकें और उनको सॉल्यूशन मिल सके कि स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। अब मैम जो ओल्ड एज होते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम रहती है मैम? थोड़ा सा ओल्ड एज की प्रॉब्लम वही अकेलापन अकेलापन है बहुत ज़्यादा। गुड फॉर नथिंग आ जाता है उनके जहन में कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब पूरी ज़िंदगी बिता ली, बच्चे बिज़ी हो गए हैं, अब इस एज में मैं तो किसी काम का नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड एज तो इतना आपके पास एक्सपीरियंस है इतने जीवन का, तो आपको इस तरह से ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको तो सोसाइटी का गिव बैक का टाइम है। अब आपने एक अपने परिवार के लिए एक आपका धर्म था वो आपने निभा लिया, अब आपका कुछ धर्म सोसाइटी के लिए भी है। तो आप ऐसा ना सोचें कि आप बस 4 परिवार का ही, आपका 4 बच्चों का ही परिवार है, आपका पूरा जगत भी परिवार बन सकता है अगर आप जिस सोसाइटी से आपने लिया है, जिस सोसाइटी से लिया है। अब आपका गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाला टाइम शुरू हो गया है। तो आप जाइए, आप इस संस्था से जुड़िए जो जहां आप सेवा कर सकें, जो आपका स्किल है। फॉर एन एग्जांपल आप डॉक्टर रहे हैं तो आप जाकर फ्री अब डिस्ट्रीब्यूट करिए, इस तरह के एनजीओज के साथ जुड़िए जाकर, या फिर आप किसी भी स्किल सेट से हैं, किसी भी माध्यम से आपने अपनी ज़िंदगी बिताई है, नाउ इज़ द टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। आप किसी संस्था के साथ जुड़िए या अकेले ही कुछ करना चाहते हैं। जो माताएं हैं जो इतना अच्छा खाना बनाती हैं, उनको अब टाइम है कि 4 लोगों के परिवार से निकल के बाहर जाके फूड डिस्ट्रीब्यूट करें, सेवा करें, तो उससे बहुत 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 ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आप योगा में कैसे आए मतलब? तो योग एक्चुअली बहुत सालों पहले जब मैं कॉर्पोरेट में थी तो मेरी एक क्वेश्चनिंग तो शुरू हो गई थी कि ज़िंदगी क्या है, ये तो नहीं हो सकती कि सिर्फ मुझे कमाना ही है पैसे। तो उसी वही क्वेश्चनिंग को आई थिंक एड्रेस करते करते हम धर्मशाला आए आज से 15 साल पहले। और योग में, क्योंकि मैंने घर परिवार में हमेशा अपनी माँ को योग करते हुए देखा था, तो योग कहीं ना कहीं सीड तो था मेरे अंदर, जो मैं हमेशा आपसे अभी बात कर रही हूँ कि सीड दे दीजिए, वो शायद कभी ना कभी जागृत हो जाता है। तो इसका श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहती हूँ। और फिर 6-7 साल पहले, क्योंकि मेरी हेल्थ भी बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि योग में शायद उसका सॉल्यूशन होगा, तो मैंने योग इसीलिए अडेप्ट किया था। बट मैं जब योग करने गई, मैं आश्रम में रही, बिहार स्कूल में गई मैं, और मैंने सीखा जब योग, तो मुझे ऐसा लगा कि योग के बिना मैं कैसे ज़िंदगी जी रही थी। तो इतनी ट्रांसफॉर्मेटिव थी वो मेरे लिए जर्नी। फिर मैंने और सीखना शुरू किया और जाना शुरू किया और मेरी तो ज़िंदगी ही पूरी बदल गई। और मुझे ऐसा लगा कि योग तो हर एक को करना ही चाहिए, तो इसीलिए फिर मैंने सिखाना भी शुरू किया कि आप सीखिए योग का। आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ऐसा कुछ? मैं सब चीज़ें फिजिकल से स्टार्ट किया मैंने। मैं इमोशंस को पकड़ पाई, इमोशंस वेव कैसे आती है, उसको कैसे आप बैलेंस में रख सकते हो, वो मैं देख पाई। माइंड एकदम क्लियर हो गया, एकदम फोकस्ड हो गया। मैं चीज़ों को और पर्पस ढूंढ पाई कि मैं ज़िंदगी का मेरा पर्पस क्या है। तो योग एक टूल बना मेरे लिए और उसने बहुत सारे और आयाम ज़िंदगी के खोल दिए। जैसे मेरे को खाना बनाना और मुझे सेवा भाव बहुत मेरे में शुरू से ही था, लेकिन योग ने मुझे वो क्लैरिटी दे दी कि हाँ, अब मुझे ये भी एस्पेक्ट अपनी ज़िंदगी में उतारना है। तो योग एक टूल बना मुझे सेंटरिंग करने में, मुझे पर्पस दिखाने में ज़िंदगी का, मुझे अपने आप से कनेक्ट करने में। तो इस तरह से मैं मतलब किसी और ने कनेक्ट होना तो वो आपको बता, आप उसको पूरा गाइड कर सकते हैं कि ये डिफिकल्टीज आएंगी, ऐसे आप जा सकते हैं, या ये वाला रास्ता है आपके लिए ठीक है। मैं अपना शेयरिंग कर सकती हूँ, बाकी रास्ते तो सबके अपने खुद के ही होते हैं और खुद ही बनाने होते हैं। बट हाँ, मैंने जो सीखा है वो मैं अभी तक शेयर करती हूँ लोगों के साथ और वही सिखाती रहूंगी। और कोई आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप मैम सिखाते कैसे, वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो इसीलिए धर्मशाला में
स्टेशन होना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं कॉर्पोरेट रिट्रीट्स करती हूँ, या कोई इंस्टीट्यूट अगर चाहे कि योग सिखाना है बच्चों को, जैसे मैं निफ्ट में पढ़ाती हूँ जाके, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स के साथ भी मैं पढ़ाती हूँ जाके। और ऑनलाइन सेशंस तो हैं ही, और इस तरह से कोई अगर ट्रैवल कर रहा है धर्मशाला, या धर्मशाला में ही कोई चाह रहा है कि 15 दिन का मेरे को आप सिखाइए 15 दिन तक आप कॉन्टिन्यूएशन में, तो मैं वो भी सिखा देती हूँ। तो उसमें क्या क्या चीज़ रहती है मैम? जैसे सब कुछ, सब मतलब हम योग की तो बात करते हैं, आसन की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, जीवन कैसे जीना है उसकी बात करते हैं, हम हेल्थ की भी बात करते हैं कि कैसे अच्छा खाना खाना चाहिए, कैसे अच्छा पानी पीना चाहिए, कैसे विचार अच्छे रखने चाहिए, तो हर चीज़ की बात। अभी खाने की बात की तो मैम, क्योंकि योग कर रहे हैं आप, तो एक मतलब सादा खाना होता है, ऐसा कुछ होता है, या फिर खाना कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वो प्रोसेस? जी, ये तो पूरी एक विद्या है खाने की, क्योंकि खाना एक सिर्फ फूड नहीं है हमारे लिए वो एक एनर्जी का फॉर्म है, और आप जो खा रहे हैं वो ऊर्जा से आप मतलब वो ऊर्जा से आप बन रहे हैं बेसिकली। खाना तो ऊर्जा बना रहा है ना आपको, तो आप ऐसा कुछ भी ना डालें जिससे आपकी वो ऊर्जा में डिस्ट्रैक्शन हो, है ना। तो हम कॉशियस हैं कि हम क्या खा रहे हैं, वो तो बिल्कुल है। सादा खाना ही होता है हमारा, बहुत सारा रॉ हम खाते हैं जिसमें स्प्राउट्स होते हैं, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं रॉ, और कुक्ड फूड भी होता है उसका पार्ट। लेकिन कुक्ड फूड में हम लोग बहुत ज़्यादा वीट नहीं खाते हैं, हम लोग ज़्यादातर दूसरे ग्रेन्स खाते हैं, जैसे रागी हो गया, बाजरा हो गया, वही हम प्रमोट करते हैं। मिलेट्स खाते हैं, या फिर जो देसी आटे हैं वो बोलते हैं, जैसे अगर घराट का पिसा हुआ आटा है और वीट ट्रेडिशनल वीट है, मिल जाता है अगर, तो ज़रूर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो वाली वीट जो GMO या मैन्युफैक्चर्ड हो, वो हम थोड़ा वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी को, तो वो सजेस्ट करते हैं। फूड से की एनर्जी बनती है हमारी जी। तो कई बार क्या होता है कि हम एक टाइम तो खा लिए, लेकिन उससे डल होते चलते हैं। हाँ, क्योंकि आप तामसिक फूड खाएंगे, जितना मसाले वाला फूड खाएंगे, उसी तरह से आपकी, क्योंकि क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा मसाले या इस तरह का कोई फ्राइड फूड खाते हैं, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है ना उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जठराग्नि को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना तला हुआ खा लिया, अब उसका काम तो बढ़ गया ना। तो जब उसका काम बढ़ गया, तो वो पूरी बॉडी को लेथार्जी में ले आती है। ये साइंस है पूरी। आप हल्का खाना खाएंगे, पेट को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो एनर्जी बरकरार रहेगी। तो ये है उसके साइंस। जो आप डल फील कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आपने खाना ऐसा खाया है। और वही बात है कि जठराग्नि को कैसे और बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब? देखिए, योग में बहुत सारे आसन हैं जो हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो आपकी स्टमक बिल्कुल हेल्दी रहेगी, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, जठराग्नि प्रज्वलित रहेगी, वो तो है ही। और उसके बाद प्राणायाम में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से जो आप यूज़ करके जठराग्नि को एक्टिवेट कर सकते हैं। राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, अगर आपने खाना खाया उससे पहले आधा घंटा पहले अगर आप राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर लें, तो भी आपकी जठराग्नि एक्टिवेट हो सकती है। और लास्ट, आप खाना अगर हल्का खाएंगे तो आपकी जठराग्नि हमेशा अच्छी रहेगी। और कुछ लोग होते हैं जो उम्र से पहले मतलब मोटापा आ गया होता है। मोटापा आ गया, मोटापे की तो आजकल क्या बात करें, छोटा हो या बड़ा हो, मोटापा तो बहुत, हमारे खाने बहुत खराब हो गए हैं विकास, बहुत ज़्यादा। हम लोग हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हम क्या खा रहे हैं। मैं लोगों से पूछती हूँ, अच्छा आप बताइए कितने मील्स करते हैं आप दिन में, तो कहते हैं हम तो 3 ही बार ही खाते हैं। फिर मैं पूछती हूँ, अच्छा आप बताइए, आपने सुबह से रात तक आप दिनचर्या बताइए कि खाने में क्या क्या खाया। अच्छा, सुबह उठे तो चाय और रस खा लिया हमने, उसके बाद हमने फ्रूट खा लिया, फिर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ी भूख लगी तो हमने चाय और एक मट्ठी खा ली, उसके बाद हमने लंच कर लिया, फिर उसके बाद शाम को तो भूख लगी जाती है। तो ऐसे ऐसे करते करते 12 मील्स 13 मील्स हो जाते हैं। तो बॉडी, मतलब आप सोचिए कि अग्नि हर टाइम 12 घंटे काम कर रही है वो, मतलब आप सोचिए 12 घंटे आप डालते जा रहे हैं उस पेट के अंदर और वो काम करती जा रही है, तो कैसे नहीं होगा मोटापा, कैसे नहीं होगी लेथार्जी ना। आपको रेस्ट तो देना पड़ेगा उसको, जो सिस्टम है अंदर, वो कोई इंडस्ट्रियल यूनिट थोड़ी है आपके अंदर जो पड़ा हुआ है। तो एक एज तक वो सपोर्ट करता है, क्योंकि आप यंग होते हैं, 20 साल तक वो बहुत अच्छे से सिस्टम काम करेगा, 25 साल तक भी काम करेगा, फिर आती है डाउनफॉल, क्योंकि उसने इतना काम कर लिया है, फिर वो डाउनफॉल शुरू हो जाती है। तो हमें फूड
को हमें समझना चाहिए कि फूड कैसे काम करता है हमारे शरीर में। हमें रेस्ट देना चाहिए, हमें बहुत स्ट्रिक्टली सिर्फ 3 मील्स, हमारे भारतीय परंपरा में तो सिर्फ 2 जून भोजन का हमेशा से बात की हुई थी, लेकिन ये मॉडर्न और इंग्लिश ने ब्रेकफास्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हम ब्रेकफास्ट भी करने लग गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो 2 ही वक्त खाना खाना चाहिए आपको, लेकिन क्योंकि हम सब नहीं कर पाते ऐसा, तो चलिए 3 वक्त, बट 3 से ज्यादा तो बहुत बड़ा टॉर्चर है। छोटे-छोटे तो चीजें बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मील है वो वो बिल्कुल मील है, क्योंकि स्टमक तो काम कर रही है ना जठरा में, आप जैसे ही कुछ डालेंगे एक्टिवेट हो जाएगी आपकी। तो पानी का कितना रोल रहता है? पानी का कुछ नहीं है, पानी प्लेन वाटर है या जूसेस का कुछ? हाँ, वो जूस बिल्कुल एक खाना है आपका, कोकोनट वाटर एक खाना है पानी प्लेन वाटर जिसमें सॉल्ट नहीं डला हुआ, जिसमें चीनी नहीं डली हुई है, और कोई आप जैसे अजवाइन का पानी पी रहे हैं, या आप पी रहे हैं जैसे हल्दी डाल ली उसमें, या तुलसी डाल ली, या मिंट डाल लिया, सिर्फ उतना ही है, तो वो फूड नहीं है, वो पानी है। वो एक तरह से आपको न्यूट्रिशन दे रहा है ना, वो न्यूट्रिशन दे रहा है, वो जरूरी है बॉडी के लिए। 3 लीटर पानी जरूरी है बॉडी के लिए मिनिमम। पीने का भी टाइम होता है? नहीं, पी तो कभी भी सकते हैं आप। हाँ, खाने के बाद इमीडिएटली अगर आप पूछ रहे हैं, तो खाने के एटलीस्ट 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए, और आधा घंटा पहले तक आप पी सकते हैं, और खाने के 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना, क्योंकि आपकी अग्नि चल रही है ना, उस टाइम आप पानी डालेंगे तो वो बुझ जाएगी। तो ये सिस्टम है, तो पानी 1 घंटे तक। इंडियन में एक चीज होती है, कोई भी आया या फिर चाय होती है जी, तो चाय कितने की, मतलब मॉर्निंग टी वाला? आप मुझे ना बैन कर देंगे लोगों की जिंदगी से, लोग वैसे ही मुझे बहुत हेट करते हैं जब हम लोग उनसे बात करते हैं, तो चाय का चाय की क्या बात करें, चाय तो हमारा कभी था ही नहीं हमारा इंडिया में कभी चाय था ही नहीं, पर अब एडिक्शन बन चुका है चाय। तो देखिए, चाय मैं तो नहीं प्रमोट करती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो चाय छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप कम करिए। अगर आप 3 चाय पीते हैं दिन में, अब गर्मियाँ है, अच्छा मौका है, आपको एक्सपेरिमेंट करने में हर्ज नहीं है, तो आप 1 चाय पे आ जाइए सुबह ब्रेकफास्ट के साथ। लोग आजकल ग्रीन टी पे प्रेफर कर रहे हैं। ग्रीन टी बहुत अच्छी है, बिना आप शहद बिना शक्कर के लीजिए ग्रीन टी, वो मील नहीं काउंट होगी, वो आप पी सकते हैं आराम से। तो मॉर्निंग में कुछ लोग ग्रीन टी ले सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में आप उठिए, ग्रीन टी पीजिए, साथ में नट्स खा लीजिए, फिर फ्रूट खा लीजिए, और हो सके तो ब्रेकफास्ट ना करिए, आप फ्रूट को ही ब्रेकफास्ट मानिए, और उसके बाद 12 बजे आप अपना फर्स्ट मील करिए, जिसमें आप चावल खा सकते हैं, लोकल मिलेट्स खा सकते हैं, लोकल राइस खा सकते हैं, सब्जी दाल खा सकते हैं, बहुत सारा सैलेड खा सकते हैं, सलाद खाइए गर्मियों में, क्योंकि रॉ बहुत ज़रूरी है खाना। 30% हम रेकमेंड करते हैं कि आप रॉ फूड खाइए, और 30% कुक्ड फूड खाइए, और 40% बॉडी को खाली रखिए तो मतलब जितना ज़्यादा खाली होगा उतना बिल्कुल बिल्कुल खाली रखिए। मतलब 40% तो खैर मैं सबसे नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट 10% मार्जिन रखिए, शरीर को खाली छोड़िए। जब ऐसा लगे कि हाँ पहला डकार आ गया, बंद कर दीजिए प्रोफेशनल्स कैसे, या फिर जो बाहर हैं जिनका थोड़ा बिजी लाइफ जिसको बोलते हैं, उसमें योगा कैसे या योग कैसे करिए? सुबह उठ के करिए, बिल्कुल दिनचर्या अपनी प्लान करिए। योग जैसे मैंने बताया, नियम एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है योग का, तो नियम बनाइए अपना। आप क्या होता है कि लोग योग इसलिए नहीं कर पाते, मैं एक हैक देती हूँ छोटा सा, क्योंकि उनको लगता है 7 दिन करना है, वो तो नहीं पॉसिबल है, माइंड पहले रिजेक्ट कर देगा कि नहीं भाई ये तो मुझसे नहीं होगा। तो आप क्या करिए, छोटे टारगेट्स बनाइए अपने लिए। आप बोलिए कि मैं 3 दिन योग करूंगा हफ्ते में, 7 दिन है, मैं 3 दिन योग करूंगा, मैं 3 दिन वॉक करूंगा, 1 दिन छुट्टी मनाऊंगा। ऐसे आप करिए, माइंड बहुत खुश हो जाएगा आपका, बोलेगा ये तो डुएबल है, ये तो कर सकते हैं भाई, तो ठीक है करिए। आप शुरू करिए आधा घंटे से, आप 3 दिन बांध लीजिए, मतलब लिखिए कि कौन कौन से दिन आप योग करेंगे, मतलब आप माइंड को क्लैरिटी जनरलिंग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोच लेते हैं अच्छा 3 दिन, लेकिन वो दिन नहीं लिखते, वो भी नहीं, आप दिन लिखिए। मैं मंडे, वेंसडे और सैटरडे में भी फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ये 3 दिन मैं योग करूंगा, बाकी 3 दिन ये मैं वॉक करूंगा, और मैं 1 दिन छुट्टी मनाऊंगा। आप लिख लीजिए, उसको कहीं लगा दीजिए अपने सामने, आप उठिए, वो आंखों के सामने होना चाहिए आपका चार्ट पेपर, उठिए, आधा घंटा योग करिए, उसके बाद आप दिनचर्या अपनी शुरू करिए, टिक मार्क दीजिए, अगले दिन आप वॉक करिए। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग कहते हैं कि अरे मैं तो सुबह नहीं उठा, अब मैं योग नहीं कर सकता, वो भी एक गलत बात है। आप जब उठे, जब आंख खुले तभी सवेरा, है ना। तो ये आप जिंदगी का सूत्र बना लीजिए, जब आंख खुले आप जनरल अपना देखिए, आपने आज लिखा हुआ है योग करना है, आपकी आंख 8 बजे आंख खुली है, कोई बात नहीं, आधा घंटा योग करिए।
बट आप उसको दिनचर्या में उतारिए, नियम बनाइए उसका। तो क्या होगा, धीरे 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 आप देखेंगे कि वो जो नियम आपने योग और वॉक का और छुट्टी का बनाया है ना, वो आपका जीवन परिवर्तित कर देगा। आपने सोचा था कि अरे मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा रूटीन बनाया, बट वो रूटीन आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा आप जानते भी नहीं हो उसकी पोटेंसी। तो यहाँ से शुरू करिए। तो ये बहुत इजी हैक है। ऐसे हम छोटे छोटे हैक्स और दे दीजिए। तो ये तो एक हैक हो गया। दूसरा खाने के लिए मैं बताती हूँ। खाने में भी आपको अगर अपनी दिनचर्या को डिवाइड करना है तो आप देखिए, आप पहले अपने मील्स काउंट करिए। आप देखिए कि आप दिन में क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, तो आप लिखिए उसको। तो आप देखेंगे 11 से 12 मील्स बन ही जाएंगे, क्योंकि मैं चाय को भी मील मान रही हूँ, मैं स्नैकिंग को भी मील मान रही हूँ, मैं हर चीज को मील मान रही हूँ। ठीक है, सिर्फ नमक अगर नहीं है आपकी किसी चीज में, जैसे कि पानी में नमक नहीं है या शक्कर नहीं है, नींबू पानी में अगर नमक और शक्कर है तो वो भी मील है। तो आप मील लिख लीजिए अपने। तो आप देखेंगे कि 12 मील करता हूँ। अब उसको कट डाउन करना शुरू करिए। तो आप देखेंगे कि हाँ, ये 5 चीजें मैं कट डाउन कर सकता हूँ। तो अब आप अपना रूटीन बनाइए कि ये अगले 15 दिन मैं इस रूटीन को फॉलो करूंगा। मैंने योग का तो रूटीन बना लिया, अब मैं खाने का भी दिनचर्या का रूटीन बनाता हूँ। तो मैं 30% अपने डाइट में रॉ वेजिटेबल या रॉ फ्रूट या फिर स्प्राउट्स ऐड कर दूंगा। तो ये करिए धीरे धीरे, ये तो डुएबल है, कोई दिक्कत नहीं। आप खाना रेगुलर खाइए, उसमें कोई चेंज मत करिए। पहले 15 दिन जो आप खा रहे हैं खाइए, बस खाने का जो पोर्शन है वो थोड़ा कम करके रॉ फ्रूट या वेजिटेबल्स को ले आइए अपनी जिंदगी में। ये कर सकते हैं, बहुत इजीली डुएबल है। पानी काउंट करिए आप दिन में कितना पीते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप सिर्फ 1 लीटर पानी पीते हैं तो उसकी थोड़ा बढ़ा दीजिए, 15 दिन तक 2 लीटर पानी कर दीजिए। फिर धीरे 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 आप उसकी इनटेक बढ़ा दीजिए। तो ये धीरे धीरे करते हुए आपका फूड धीरे धीरे रूटीन में आने लग जाएगा, आपका पानी रूटीन में आने लग जाएगा। 15 दिन करके देखिए, आप देखिए उसके बेनिफिट्स क्या हुए हैं, आपको शरीर में कैसा फील हो रहा है। फिर उसके बाद अगले 15 दिन तक अगर आपने 15 मील्स से अब 6 पे आए हैं तो आप उसको धीरे धीरे 3 पे ले आइए। तो ऐसे धीरे 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 धीरे, बट लिखिए उसको, मतलब ऐसे सिर्फ ख्याली पलाव नहीं, लिखना है उसको, अपने हाथों से लिखना है उसको और कहीं चिपका कर रखना है और फॉलो करिए उसको। बहुत इजीली डुएबल है ये हैक। और कोई हैक नहीं आपको लगता है? जी, मैं एक योग के पर्सपेक्टिव से एक हैक दे सकती हूँ। जिन लोगों को आजकल डाइजेस्टिव इश्यूज से बहुत लोग जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टमक इश्यूज, एसिड रिफ्लेक्सेस, कॉन्स्टिपेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स भी हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स तो चलिए अभी लेते हैं, बट अगर मैं स्टमक की बात करूं तो बहुत सारा प्रॉब्लम तो आप ये रूटीन जब आप सेट करेंगे अपना, उससे सॉल्व हो जाएगा। जो बचा खुचा है, आप सुबह जब उठते हैं तो एक तो गर्म पानी हम सब जानते हैं कि हमें पीना है। तो आप सुबह उठ के जब गर्म पानी पीते हैं तो उसको एक आसन होता है, उसमें बैठ के पीना शुरू करिए, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। उसका नाम है मलासन। आप गूगल करिए मलासन कैसे बैठा जाता है। मलासन मतलब जो हमारी पुरानी हम जैसे स्क्वाटिंग में बैठते थे, हमारी जो टॉयलेट सीट्स होती थी, इंडियन स्टाइल टॉयलेट सीट्स होती थी, जैसे हम उस पर बैठते थे, आजकल सब वेस्टर्न हो गया, वो पोजीशन में बैठना है आपको। पानी का ग्लास हाथ में रखना है और उसको सिप सिप करके पीना है। 5 मिनट 10 मिनट लगाइए उस तरह से बैठ के पानी पीने के लिए। 2 ग्लास 3 ग्लास सुबह ही पी लीजिए और उसके बाद आप अपने टॉयलेट जाइए, क्लीन करिए अपने स्टमक को। आप रेगुलर प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि आप क्या होगा। आप जरूर पूछिएगा दर्शकों से। मैं पहले खुद करिए, बिल्कुल करिए और देखिए आप कैसे, आप 1 हफ्ते के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या फील हो रहा है। ये छोटा सा हैक है। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं स्लीप डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो गया, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। या फिर सवेरे उठते तो फ्रेशनेस नहीं लगती, वो स्लीप की वजह से है बेसिकली। हम इसका पहला हैक तो ये है कि सोने से आधा घंटा पहले आप मोबाइल फोन्स को बंद कर दीजिए। बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है ये मोबाइल फोन, रात को स्पेशली। उसकी लाइट आपकी आंखों पे, आपके पूरे न्यूरो सिस्टम में जो अंदर वो कर रहा है ना, वो बहुत घातक है, वो हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। और आपकी पूरी रात डिपेंडेंट है वो आधे घंटे का आप जो मोबाइल टाइम सोने से पहले करते हैं। तो आधा घंटा पहले बिल्कुल बंद कर दीजिए उसको। उससे पहले करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधा घंटा पहले बंद कर दीजिए और फिर आप अपना सोने का प्रोसेस ऑन करिए। ये तो हो गई पहली हैक।
आप सोने से पहले 5 मिनट बैठ जाइए और लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करिए, मतलब राइट को आप बंद कर लीजिए, राइट साइड ऑफ द नॉस्ट्रल, इनहेल और एक्सहेल लेफ्ट से करिए, 5 मिनट तक करिए और उसके बाद आप लेट जाइए आंखें बंद करके, लाइट पूरी बंद करके, और आप देखिएगा कि आपको स्लीप में कितना फर्क पड़ेगा उसकी वजह से ही, सिर्फ ये एक छोटे से हैक फॉलो करने से। ये मेरा स्लीप का हैक हो गया। आप सोने से पहले 5 मिनट बैठ जाइए और लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करिए, मतलब राइट को आप बंद कर लीजिए, राइट साइड ऑफ द नॉस्ट्रल, इनहेल और एक्सहेल लेफ्ट से करिए, 5 मिनट तक करिए और उसके बाद आप लेट जाइए आंखें बंद करके, लाइट पूरी बंद करके, और आप देखिएगा कि आपको स्लीप में कितना फर्क पड़ेगा उसकी वजह से ही, सिर्फ ये एक छोटे से हैक फॉलो करने से। ये मेरा स्लीप का हैक हो गया। एक हैक मैं और दे सकती हूँ, अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी मतलब आप बैलेंस्ड नहीं फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस जो हैं वो इस वक्त बैलेंस में नहीं है, तो रेगुलर प्राणायाम प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ब्रेथ को अपनी थोड़ी सी डीप करिए। वो कैसे करेंगे? 5 मिनट आप सुबह जब आसन करेंगे जिस दिन आप, उस दिन आप 5 मिनट प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए। सिर्फ ब्रेथ को डीप करना है। कैसे करना है? आप इनहेल करते हुए 4 काउंट करिए, 1 2 3 4, 2 सेकंड का पॉज लीजिए जब इनहेलेशन पूरी हो जाए। एक्सहेल करते हुए 6 तक काउंट करिए अगर हो सके तो, फिर 2 सेकंड का पॉज दीजिए। इस तरह से आप ब्रीदिंग को बनाइए। 5 मिनट तक ये प्रक्रिया को फॉलो करिए और धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करिए। इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, अगर आप 5 मिनट कंफर्टेबल है तो 10 मिनट करिए। आप देखेंगे जब आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी होती है ना, तो आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लग जाएगी, सिर्फ ये हैक से। और बहुत सारे ऐसे हैक हैं ताली बजाना एक बहुत बड़ा हैक है, आपको मालूम है? आप जब स्ट्रेस और एंजाइटी में अगर हो तो आपको ऐसा लगे ना कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं देखती हूँ लोग बहुत तेज तेज वॉक करना शुरू कर देते हैं, एकदम से एंजाइटी आती है तो लोग बहुत तेज तेज वॉक करना शुरू कर देते हैं, हड़बड़ाहट में कुछ बोलने लग जाते हैं, इधर उधर, मतलब बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हो जाती है। खड़े हो जाइए, ताली बजाना शुरू कर दीजिए। ओके, बस 80 तालियां बजा लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि क्या होता है आपके साथ। एकदम आप उधर आ जाएंगे। स्ट्रेस का मतलब क्या है? आपका जो माइंड है ना, वो थॉट्स में चला गया, आपका शरीर अलग हो गया आपसे और आपका माइंड कहीं और चला गया, क्योंकि वो सोच रहा है कुछ ना कुछ, जल्दी 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 कुछ सोच रहा है। कोई इवेंट की वजह से ही स्ट्रेस आता है ना। आप माइंड में हैं, एक इवेंट हुआ आपकी जिंदगी में, एक कुछ हुआ, वो आप इवेंट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? एक थॉट आई, अब आपने और सोचा उसके बारे में, और सोचा उसके बारे में, तो वो एंजाइटी क्रिएट करेगी थोड़ी सी। फिर आप बहुत ज्यादा सोचने लग गए उसके बारे में, तो मतलब आपका शरीर अलग और आपका मन अलग होगा। ताली क्या करेगा? प्रेजेंट में जाएगा। तो आपने प्रेजेंट में आना है। ब्रेथ क्या करता है? आपको इधर ले आता है, प्रेजेंट में ले आता है। इसका अकेलेपन में आजकल, क्योंकि वो चीज होता है कि अकेलापन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अकेलापन तो समस्या है, तो आप पूछिए अकेलेपन के बारे में, क्या पूछ रहे हैं कि अकेलापन से कैसे मतलब लगता है कि मेरा कोई नहीं है आज की सोसाइटी में, वो चीज है। देखिए, अब इसका तो कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। इसका तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि इन्वेस्ट करिए दोस्तों में। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्वेस्ट करिए जो बात करने में, लोगों से मिलने में। लोगों से आजकल क्या है, सोशल मीडिया की वजह से हमने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। हम लोगों से फेस टू फेस मिलना नहीं चाहते, फ़ोन पे ही या फिर चैट के थ्रू ही बात कर लेते हैं और हमें लगता है बस हाँ हो गया, पर ये होता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि फिज़िकली किसी से मिलना, फिज़िकली बाहर जाना, फिज़िकली किसी से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्ट करिए, मुझे ऐसा लगता है। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं इससे निकलने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कोई अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन ढूंढिए। अभी क्या है कि हम, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे मन करता है कि मैं पियानो या म्यूजिक सीखूं, है ना? फॉर एन एग्जाम्पल, वो मेरा क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, लेकिन पढ़ाई करना मेरा ज़रूरी है, ज़रूरत है मेरी, ठीक है? ये 2 चीज़ें हो गई। अब क्या होता है, हम इन्वेस्ट तो करते हैं पढ़ाई में, लेकिन इन्वेस्ट वहाँ नहीं करते क्रिएटिव एक्सप्रेशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 5 दिन गुजार रहे हैं कॉलेज में और वीकेंड आ गया सैटरडे संडे, तो हमें क्रिएटिव एक्सप्रेशन में अपने जाना चाहिए। वो कहीं आप बाहर जाके सीख रहे हैं, दोस्तों के साथ मिलके सीख रहे हैं, क्या होता है, आपका एक सर्कल बन जाता है उसमें। कॉलेज में शायद वो सर्कल ना बने, क्योंकि कॉलेज एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट
देता है आपको, तो शायद आप रिलेट ना कर पाओ आप वहाँ पर किसी से। लेकिन आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्योंकि वो दिल से आ रहा है, तो वहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए ही वहाँ पर आए होंगे, है ना। तो वहाँ पर हार्ट ओपनिंग ज्यादा होती है, वहाँ पर 1-to-1 इंटरैक्शन ज्यादा हो पाती है, तो कनेक्ट हो जाएगा। तो वो ढूंढना शुरू करिए कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। और ऐसा कोई व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जो ये बोले कि हाँ मेरा कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन ही नहीं है। हो सकता है आपको पता ना हो, ये जरूर हो सकता है कि पता ना हो, लेकिन आप इन्वेस्टिगेट करिए, आप ढूंढिए उसको, टाइम लगाइए उसको ढूंढने में। बचपन में हो सकता है आपको खेलना पसंद था और शायद 10th और 12th में आपके घर वालों ने छुड़वा दिया हो, है ना, एग्जाम की वजह से, लेकिन आपको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद हो शायद, तो उसको लेकर आइए। मतलब ढूंढिए। ऐसा कोई बच्चा मुझे आज तक नहीं मिला जो ये बोले कि मेरा कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। तो इन्वेस्ट इन दैट क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वो आपको हार्ट से जोड़ेगा, वो आपको ग्रुप से जोड़ेगा, वो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस से बाहर लेकर आएगा। तो आई थिंक इसी एनर्जीज की बात हो रही थी तो मेरे को याद आया कि हाथ मिलाना या गले मिलना, वो एनर्जीज का कितना सा फ्लो रहता है? बिल्कुल है, वो ऐसा है। देखिए हमारे भारतीय परंपरा में नमस्ते को बहुत किया हुआ है। नमस्ते का बहुत तरह का मीनिंग है। पहला तो ये है कि मैं अंदर के भगवान से को, अपने अंदर के भगवान को तो नमन कर ही रहा हूँ, और दिल से तुम्हें भी, तुम्हारे अंदर के जो भगवान है उसको भी नमन कर रहा हूँ। तो वो वहां से आया नमस्ते का हमारा ट्रेडिशन। और योगिक ट्रेडिशन में बोला जाता है कि आप सन और मून को साथ में जोड़ रहे हैं और सेंटर में लेकर आ रहे हैं, और आप बैलेंस में किसी को नमस्ते कर रहे हैं, तो वहां से आया। हाथों का एक्सचेंज अगर राइटफुली किया जाए, उस भाव से किया जाए कि आई एम कनेक्टिंग टू यू। आजकल क्या है, बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गया है, तो वो उसको मैं एनर्जी एक्सचेंज नहीं मानूंगी। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसा मिलता है जो एक्चुअली में उस तरह से फील कर रहा है, आपको गले मिलके एक्सचेंज कर रहा है, या पूरा आपसे जुड़ गया है उस हग में या उस गले मिलने में, तो ऑफकोर्स वो एनर्जी एक्सचेंज है। मैम लास्ट में आपसे किसी ने कनेक्ट होना तो कैसे हो सकता है? या मेरा इंस्टा हैंडल है, बहुत एक्टिव तो नहीं हूँ, बट शिवानी साधु इंस्टाग्राम आईडी है। हम अर्थ स्टोर पे भी मिल सकते हैं आपसे। अर्थ स्टोर सिद्धबाड़ी में हमारा एक स्टोर है। हमारा एक छोटा सा आश्रम है यहाँ पर बनोडू विलेज में, वहाँ पर भी हम होते हैं। तो किसी भी माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आप कनेक्ट। और आपके कोर्सेज कब कब रहते हैं कुछ ऐसा? ऑनलाइन मैं पढ़ाती हूँ वेडनेसडेज और सैटरडेज को मॉर्निंग में मेरे योग के सेशंस होते हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन सेशंस के लिए। और अगर आप पर्सनल कोई एक स्पेसिफिक इशू है बॉडी का आपको, और उससे रिलेटेड आप कोई योग का पूरा अभ्यास सीखना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट। और इसका मैम स्टोर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो ये हमारा इंटरव्यू अर्थ स्टोर पे हो रहा है, हम सिद्धबाड़ी में हैं। ये स्टोर हमने 13 साल पहले शुरू किया था, क्योंकि हम बहुत मानते हैं कि फूड एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, और बहुत सहायक है वो हमारे फिजिकल बीइंग के लिए। तो हम चाहते थे कि हम अच्छा खाएं और हम लोगों को भी अवेयर करें कि अच्छा खाने में ही आपकी हेल्दी बॉडी रहेगी। तो इस वजह से हमने स्टोर शुरू किया था, और हम चाहते थे कि लोकल फार्मर्स ऑर्गेनिकली या नेचुरल प्रैक्टिसेस को अडैप्ट करें और पेस्टिसाइड ना यूज़ करें। तो वो भी हमारा एक बहुत बड़ा मोटिव था। तो ये स्टोर पे जितना भी सामान है वो हम कोशिश करते हैं कि लोकल फार्मर्स से आए, और जो कि नेचुरल तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया से सामान भी आता है हमारे यहाँ पे। और किसी ने चाहिए हो तो कैसे कर सकते हैं? आप स्टोर पे वॉक इन कर सकते हैं, अदरवाइज इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं, माय अर्थ स्टोर। फेसबुक पे भी हम हैं, और स्टोर का नंबर इंस्टा पे भी आपको मिल सकता है, आप कॉल कर सकते हैं। हम धर्मशाला के लोगों के लिए तो हम होम डिलीवरीज भी करते हैं। अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू द स्टोर, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग स्टोर आए और देखें इसको। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा अच्छे से शेयर करूं जी। और सेकंड जी, मैं आश्रम की बात की, तो आश्रम में क्या चीज़ है थोड़ा सा बताएं। तो हमारे गुरु हैं अनीश जी, श्री अनीश हैं। तो 3 साल पहले कॉन्सिक्रेशन हुआ था शिवलिंग का इस आश्रम में। तो मंदिर है, शिवलिंग है, और एक बहुत मेडिटेटिव स्पेस है, और 12-13 साधक हम जुड़े हुए हैं, हम कम्युनिटी में रहते हैं। और श्री अनीश जी हम सबके गुरु हैं, और उन्हीं के विजन और उन्हीं का जो काम है हम सब
उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हम सब योल में एज अ कम्युनिटी इन अ कम्युनिटी रहते हैं, और आश्रम हमारा एक कर्म भूमि है और हमारी ध्यान की भूमि है। तो हर अमावस्या और पूर्णिमा पे हम लोग वहाँ हवन करते हैं, और हवन में हम लोगों को, लोकल लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए, आप प्रोसेस को देखिए, आप रहिए वहाँ पर। और हम लोग प्रसाद भी बांटते हैं उस दिन। तो अगली पूर्णिमा और अमावस्या जब भी हो, आप ज़रूर आ सकते हैं और अपने दर्शकों को भी बोल सकते हैं कि आने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू थैंक यू विकास।